चिन्मय विभूति कोल्वान। मेरी यात्राएं। मैं चिन्मय मिशन की चिन्मय विभूति में प्रथम बार 20-18 जनवरी में 3 सप्ताह व्यापी गीता ज्ञान यज्ञ और फिर 20-19 में 3 सप्ताह की संपूर्ण रामचरितमानस शिविर में गया था। यह यात्रा विवरण उसी समय लिखा गया था, लेकिन कंप्यूटर की अतल गहराइयों में न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। अचानक एक दिन प्रकट हुआ तो मामूली हेर फेर के साथ आपके सामने है। भारत के व्यापारिक एवं औद्योगिक शहरों में एक जाना पहचाना नाम है पूना या पुणे का। पूना से लगभग 45 किलोमीटर पश्चिम की तरफ बढ़ें तो एक छोटा सा गांव है कोल्वान। भारत के अधिकतम गांवों की ही तरह कोल्वान भी एक अनजाना नाम ही है, लेकिन इस गांव में प्रवेश करने के ठीक पहले है एक विभूति। जी हाँ, चिन्मय विभूति। सत्य ही, चिन्मय मिशन का यह मुख्यालय विभूति ही है। चिन्मय मिशन का नाम देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि आश्रम होगा तो आप गलत हैं। यह मुख्यालय भी नहीं है। दरअसल यह विजन सेंटर है, जहां भविष्य के निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद के उद्देश्यों, संकल्पों, सिद्धांतों को समझने और समझाने की शिक्षा दी जाती है, ताकि मिशन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सेवक, सेविकाएं, साधक को यह पता हो कि उन्हें क्या करना है और कैसे। नए नए केंद्रों की स्थापना के साथ साथ ऐसे स्वयं सेवकों की, कार्यकर्ताओं की मांग बढ़ रही है और प्रशिक्षित लोगों के अभाव में ये केंद्र अपने उत्तरदायित्व का सही निर्वाह नहीं कर पाते हैं। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए स्वामी तेजोमयानंद जी कहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आएं, प्रेरणा प्राप्त करें, दूरदृष्टि प्राप्त करें, प्रशिक्षण प्राप्त करें और फिर वापस जाएं, और जहाँ भी जाएं उस स्थान को इस ज्ञान ज्योति से प्रज्वलित करें। प्रशिक्षण के इस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए आवश्यक अत्याधुनिक यंत्रों एवं साधनों से सुसज्जित छोटे बड़े सभागार भी हैं, भोजनालय, लॉन्ड्री, आवश्यक वस्तुओं की दुकान, डॉक्टर, चिन्मय मिशन की वस्तुओं की दुकान और पुस्तकों के लिए चिन्मय वाणी के नाम से विक्रय केंद्र, स्वामी चिन्मयानंद पर विशाल ऑडियो के साथ चित्रों का केंद्र, मंदिर आदि भी हैं। बच्चों, उनके अभिभावकों, आम जनता के लिए भी वर्ष भर अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण तथा शिविर का आयोजन होता है। इसी परिसर में चिन्मय नाद बिंदु एक आवासीय प्रशिक्षण संस्थान है, जहां भारतीय संगीत नृत्य की शिक्षा दी जाती है। यहाँ का दृश्य किसी आश्रम का नहीं, बल्कि एक रिजॉर्ट का सा या खुला विश्वविद्यालय का ही है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला ने इस आश्रम को 3 तरफ से घेर रखा है। ऐसे लगता है जैसे सह्याद्री ने अपनी अंजलि में भर रखा हो, या शिवलिंग की चंदेरी के मध्य आश्रम शिवलिंग स्वरूप में गढ़ा गया हो। एक पहाड़ी की चोटियों पर एक साथ दृष्टिपात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हनुमान शयन मुद्रा में विश्राम कर रहे हैं। प्रातः और संध्या आश्रम के अंतिम छोर पर बने गणेश मंदिर से सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य देख आंखें हरी हो जाती हैं। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे से ही रोज सुबह सूर्यदेव आश्रम में प्रवेश करते हैं और प्रत्येक शाम उल्टी दिशा में उसी सह्याद्री पेड़ के पीछे प्रस्थान करते हैं। दूर दूर तक, जहां तक नजर जाती है, खेत ही खेत और उनके मध्य में कहीं कहीं छोटे छोटे गांव, मकान, झोपड़ी ऐसे लगते हैं जैसे खेतों में गांव की ही खेती की गई हो। प्रमुख द्वार से अंदर प्रवेश करते ही तुरंत अपने आप ध्यान आकर्षित हो जाता है और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो जाती है। तुरंत अनुभव होता है कि किसी विशेष स्थल में प्रवेश कर रहे हैं। कान, आंख और दिमाग अपने आप चौकन्ने हो जाते हैं, सब कुछ भरपूर ग्रहण करने के लिए।
मन प्रफुल्लित हो जाता है और एक सात्विक भावना समा जाती है। सामने दूर तक जाती चौड़ी सड़क दिख पड़ती है। दोनों तरफ छोटे छोटे पौधों की क्यारियां जिन पर फूल लहरा रहे हैं। इन्हीं के मध्य दाहिने तरफ है मारुति मंदिर। स्वच्छ एवं बड़ा परिसर, चमकता संगमरमर का फर्श और ठीक सामने वीरासन में गदा लिए अभय मुद्रा में विराजमान है मारुति नंदन हनुमान। सुबह शाम पूजन, अर्चना और वैदिक आरती, विशेष पूजा, अनुष्ठान, पाठ या होम की भी समुचित व्यवस्था है। इसके विपरीत बाईं तरफ है कार्यालय का परिसर। नाम है स्वागतम। प्रवेश द्वार के बाहर ही है प्रहरी के रूप में विशालकाय पीपल का वृक्ष, जैसे सब आने जाने वालों को नजर भर देख रहा हो और उन्हें आशीर्वाद भी प्रदान कर रहा हो। जैसे कि कह रहा हो कि मैं जिस प्रकार हर समय हरा भरा रहता हूँ, वैसे ही यह स्थान भी हंसमुख बना रहता है। जैसे यहाँ पक्षी निरंतर आते रहते हैं, वैसे ही यहाँ भक्तों का आवागमन लगा रहता है। जैसे मेरे नीचे बैठने वाले को सुकून मिलता है, ठंडी बयार मिलती है, वैसे ही अतिथियों को ज्ञान एवं आराम मिलता है। वहीं स्वागत के लिए रंग बिरंगी कुमुदनी और श्वेत जवा कुसुम स्वागत के प्रवेश द्वार से ही दिखेगा विशालकाय चिन्मय मिशन का प्रतीक चिन्ह। मैं इस प्रतीक को समझ नहीं पाया। पता लगा यह मलयालम का ओम है तथा ब्रह्मलीन स्वामी चिन्मयानंद जी के हस्ताक्षर का पहला अक्षर भी। उसके पीछे शीशे के बड़े बड़े बंद दरवाजों से झांक रहा है स्वानुभूति। दाहिने हाथ है चिन्मय साहित्य का भंडार, चिन्मय वाणी, और बाईं तरफ चिन्मय वस्त्रादि, पूजा एवं सजावट की वस्तुएं। सब वस्तुएं उत्कृष्ट कोटि की तथा बड़ी सावधानी एवं सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाई हुई। इस सब को जोड़ता विशाल स्वच्छ प्रांगण, स्वामी जी के गुरु तपोवन महर्षि की आदम का तस्वीर आदि। इस सब के बाद अंत में है कार्यालय। प्रवेश करने पर कार्यालय का आभास तो देता है, लेकिन वहां कार्यालय की दुर्गंध नहीं है, खुशबू है, स्वच्छ और सुरुचिपूर्ण फर्नीचर। कर्मचारी मिलनसार, हंसमुख, तत्पर और सहायक। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम किसी कार्यालय में आए हों, बल्कि प्रवेश किया है सहायता कक्ष में, जहां सब सहायता को तत्पर। वापस आता हूं स्वानुभूति पर। इसकी व्याख्या और वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं। एक के बाद अनेक उद्धरण हिंदी एवं अंग्रेजी में, साहित्य, चिंतन, अध्यात्म, देश एवं परदेश, हर जगह से अनेक उक्तियां स्वयं पढ़ें और स्वयं अनुभूति करें। हर एक के लिए अलग अलग संदेश, अलग अलग अर्थ, अलग अलग अनुभव और अलग अलग अनुभूति। अगर पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है, तब एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। इसके बाद एक एक कर चिन्मय दर्शन का कार्यालय, चिन्मय दर्शन, चिन्मय संगीत विद्यालय तथा आधुनिक विशाल सभागार, अर्धगोलाकार सभागार, आधुनिक यंत्र, ध्वनि प्रकाश, विशाल मंच, 1000 से ज्यादा दर्शक श्रोताओं के बैठने की व्यवस्था। कुर्सी में ही लगी है मुड़ने वाली टेबल, ताकि श्रोता आवश्यकता पड़ने पर कुर्सी के हैंडल से उसे निकालकर सुविधापूर्वक लिख सकें और वापस उसे यथास्थान लगा सकें। सभागृह का नाम है सुधर्मा। सभागृह के सम्मुख है बड़ी सी जगह और उसके आगे खुला वातायन। मौसम के अनुसार उस खुली जगह में भी अनुष्ठान कार्यक्रम किए जा सकते हैं। सभागृह को पार कर हम पहुंचते हैं मिशन के स्वामी के ठहरने का स्थान। उसके सम्मुख विशाल भोजन कक्ष, नाम है अन्नाश्री। साथ ही रसोई घर। रसोई घर आधुनिक संसाधनों से संपन्न तथा स्वच्छ। मन करता है खड़े खड़े देखते रहें। भोजन कक्ष में लगभग 500 व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। चरण पादुका अंदर नहीं ले जा सकते। हाथ धोने के लिए स्वच्छ, सुंदर और बड़ी व्यवस्था।
ऐसी कि कभी पंक्ति में खड़ा न होना पड़े। पीने के लिए फिल्टर किया हुआ पीने का पानी, सर्दी के मौसम में गर्म पानी की टंकी भी उपलब्ध है, और व्यवस्था ऐसी कि कभी खाली नहीं। स्वच्छ धो पोंछ कर साफ की स्टील की थाली, कटोरी, चम्मच तथा गिलास। बर्तन सफाई की मशीनें लगी हैं जिसे कर्मचारी संभालते हैं। कार्य इतनी सुविधा एवं द्रुत गति से चलता है कि कभी भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। अनुशासित श्रद्धालु भोजन के बाद टेबल ऐसी छोड़कर जाते हैं कि उसे फिर से साफ करने की आवश्यकता नहीं। जूठे बर्तन उठाकर ऐसे रखे जाते हैं कि किसी प्रकार की न कोई गंदगी न दुर्गंध। सुकून मिलता है यहाँ बैठकर भोजन करने से। ईंट सीमेंट की दीवार न होकर बड़े बड़े शीशे लगे होने से दूर तक निगाहें जाती हैं और प्रकृति के दर्शन होते हैं। इसी भोजनालय के नीचे है रसोई का भंडार घर। बाहर से पता ही नहीं चलता, पूरा का पूरा भूतल में। इस सब के बाद प्रारंभ होती है आवासीय भवन, जिनके नाम है कौशल्या, सुजाता आदि, और इन्हीं के मध्य है अंजनी, आवासीय प्रबंधन का कार्यालय। डॉक्टर का चैम्बर, नाम है चिन्मय धन्वंतरी। आवासीय भवन एक के बाद एक कई हैं। इन सब के बाद है बंगले, जिनमें सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन बंगलों का निर्माण श्रद्धालुओं ने करवाया है। जब वे आते हैं तब ठहरते हैं, अन्यथा दूसरे यात्री भी ठहर सकते हैं। आश्रम का अंत होता है एक छोटी सी पहाड़ी से। इसी पहाड़ी पर स्थित है विघ्नहर्ता विनायक का मंदिर, जहाँ जलती रहती अखंड ज्योति। सुबह शाम वैदिक आरती, मंदिर प्रांगण के नीचे ध्यान कक्ष, मंदिर प्रांगण से पूरे आश्रम के साथ साथ दूर तक फैली प्रकृति का विहंगम दृश्य जी भर कर देखिए। इस केंद्र की स्थापना और गतिविधियों की परिकल्पना स्वामी तेजोमयानंद जी की ही है। इसका निर्माण भी मिशन के ही कार्यकर्ता साधकों भक्तों ने ही की है। आपने भी कहीं कोई यादगार यात्रा की है और दूसरों को बताना चाहते हैं तो हमें भेजें। आप चाहें तो उसका ऑडियो भी बनाकर भेज सकते हैं। हम उसे यहाँ आपके नाम से प्रकाशित करेंगे। अगर हमारे पोस्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव सजेशंस दें। आपको कैसा लगा और क्यों? आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।